आपके विज्ञान विषय का यह पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यह टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। महज ही आधे घंटे 40 मिनट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से वन शॉट के माध्यम से समराइज करने का प्रयास करेंगे, तैयार करने का प्रयास करेंगे। एक जोरदार थम्स अप बताइएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही है क्या? डन। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल इक्वेशन है, इनकी क्या परिभाषा होगी, मैं आपको वन बाय वन समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस तरह से समझने का प्रयास करें, दो शब्द है हमारे सामने, एक है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक दूसरी चीज है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ध्यान से सुनिएगा दोनों शब्दों को। एक टॉपिक हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा था, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जो टॉपिक हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है, महज वही चीज यहां पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या सभी को? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वही रासायनिक परिवर्तन है, जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया है। थोड़ा सा मैं आपको अगर याद दिलाने का प्रयास करूं तो रासायनिक परिवर्तन में हमने और आपने क्या पढ़ा था कि कोई एक पदार्थ रहता है और इस पदार्थ को अगर कुछ परिवर्तन हो जाए इसमें, तो नए गुण वाला नया पदार्थ बनता है, नए गुण वाला एक दूसरा पदार्थ बनता है, नए गुण वाला पदार्थ बनता है। और अगर नए गुण वाला कोई पदार्थ बन रहा है तो हम इसको रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के अंदर समझते हैं। बोलो राजी खुशी। एक चीज तो क्लियर हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो किसी भी चीज से अगर नए गुण वाला कोई पदार्थ बन रहा है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। अब सर रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर इसके सूत्र या प्रतीक आदि के द्वारा अगर इसका प्रदर्शन किया जाए, इनके द्वारा क्या किया जाए, इसका प्रदर्शन किया जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग रासायनिक समीकरण कह देते हैं। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही शानदार सा अपने पास एक एग्जाम्पल भी है। क्या एग्जाम्पल है? मैंने कहा कि हाइड्रोजन नामक गैस होती है और इस हाइड्रोजन नामक गैस को हम वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं। इसकी उपस्थिति में सर वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। और इसके जलने से जल बन रहा है। जल नहीं होता तो ये जग जाता जल। कितनी बढ़िया लाइन है। तो जल बन रहा है। सर इतनी बात अगर मैं लिखूं बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं रासायनिक समीकरण में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जिससे जल का बनना होता है। बोलो राजी खुशी। तो अगर इस हाइड्रोजन गैस को इस प्रतीक के द्वारा, ऑक्सीजन गैस को इस प्रतीक के द्वारा और जल को ऐसे लिखा जाए तो ये जो रूप मिलता है, इसी रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। डन। इतनी बात क्लियर है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है आपके सामने। सबसे पहला लिखा है रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह एवं प्रतीक के रूप में रैखिक प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण है। सॉरी, यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, यह आपको समझ में आ गई बात।
और कुछ बात है क्या? तो जो केमिकल इक्वेशन होते हैं इसके दो भाग हैं, एक तो ये तीर है, इस तीर के बाईं तरफ कुछ लिखा है, दाईं तरफ कुछ लिखा है। जो चीज तीर के बाईं तरफ होती है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो चीज तीर के बाईं तरफ होती है, दाईं तरफ होती है, इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। कुछ लोग इसी उत्पाद को प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। यह बात भी आपको दिमाग में रखना है। उत्पाद को ही एक और शब्द दिया गया है, प्रतिफल, प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल भी कहते हैं। तो आप कह लो कि इस तीर के बाईं तरफ जो है वो अभिकारक है, इस तीर के दाईं तरफ जो है वह क्या है? उत्पाद है। एक आपके लिए दे दे रहा हूं क्वेश्चन, इसमें बताइएगा अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट प्लस आयरन रिएक्ट करके बना रहा है FeSO4 और कॉपर। आप इसमें अभिकारक और उत्पाद की पहचान करोगे। डन? चलो, अब आपके सामने यही बात यहां लिखी है, इसमें रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो पदार्थ की शुरुआत में होते हैं, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो पदार्थ के अभिक्रिया के बाद बनते हैं को लिखा जाता है। डन है? चलिए, जैसे इन्होंने एक इक्वेशन लिख के दिखा दिया कि जब जिंक धातु की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से, या इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, सूत्र याद होना चाहिए आपको। इससे क्या बना सर? इससे जिंक क्लोराइड बन रहा है। यह क्या है सर? जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड बना। और कौन सी गैस निकल रही है सर? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर इस प्रकार से हम लिखेंगे तो यह क्या है? रासायनिक समीकरण है, जिसमें तीर के इधर जो कुछ है सब अभिकारक है, इस तीर के इधर जो कुछ भी है सब उत्पाद। बोलो राजी खुशी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या बताया गया? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या पुनः व्यवस्थित होकर नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ अलग अलग प्रकार की होती, जैसे एक होती है संयोजन अभिक्रिया। इसे चाइना वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा लिखा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा इसमें जो नाम आता है, तीसरा जो नाम आया, देखिए यहां वियोजन फिर से लिखा है, वास्तव में इसको मैं लिख देता हूं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, जबकि इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा है विस्थापन, इसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां लिखा है द्विविस्थापन, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती। अब सबसे पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? एक कोई पदार्थ ये है, एक कोई पदार्थ ये है, दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बना। सिंपल सी बात है, ये ए है, ये बी है, और दोनों आपस में मिल गए
तो AB नाम का नया पदार्थ। बिल्कुल संयोग हो गया। संयोग का मतलब जोड़ हो गया। संयोग का मतलब जोड़ हो गया। तो ये इसकी बात। जैसे आपके सामने अभी अभी मैंने लिखा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और जब दोनों मिल गई तो H2O नाम की चीज बन गई। एक ये था, एक ये था, दोनों आपस में मिल गए, ये बन गया। सिंपली एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। सर ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और जब ये दोनों मिले तो यह अमोनिया बना लिया, यानी NH3 बना लिया। डन है। अब आपको एक चीज और यही सीखते हुए चलना है। गणित आपने बहुत पढ़ी है साहब, बहुत गणित पढ़ी है। हमको दोनों साइड बराबर करके चलना है। कैसे बराबर करेंगे? जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, मतलब हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन कम है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 है इसको 2 कर देंगे। जैसे 2 करेंगे तो यह 2 इस 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन का मान हो गया 4। इस हाइड्रोजन को भी 4 कर, रिएक्शन संतुलित होगी। यही आपसे पूछ लेते। जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो नाइट्रोजन को क्या कर दीजिए 2। अब जैसे ही चेक करेंगे तो हाइड्रोजन कितना था पहले 3, लेकिन 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ कितना है 2, तो 3 से मल्टीप्लाई। यह संयोजन अभिक्रिया है और संतुलित है, मतलब दोनों साइड उत्पाद और अभिकारक दोनों क्या है, बराबर है। दोनों पलड़ा अगर तराजू का बराबर रहेगा तो हम कहेंगे संतुलित है, ना तो कौड़ी मार रहा है इन्ने ओन्ने, है कि नहीं। चलिए अब इसी बात को यहां पर लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण। हमेशा उत्पाद कितना बनेगा, एक। मैंने अभी भी दिखाया, यहां भी एक, यहां भी एक। आपको सर ये गिनती 2 है, 2 से मतलब नहीं है। यहां जल के अलावा कुछ और बन रहा है क्या? अब वो जल 1 ग्राम बने, 2 ग्राम बने, 10 ग्राम बने, 4 कुंटल बने, 5 कुंटल बने, 10 कुंटल बने, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या क्या इसमें मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा ना। लेकिन बनेगा जल ही, जल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो एक ही चीज है कि यह एकल उत्पाद बन रहा है, यानी केवल और केवल एक चीज बन रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? सर संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली चीज आपके सामने आ जाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। इसके लिए एक और शब्द है अपघटन। आप वियोजन अभिक्रिया कह दो या अपघटन अभिक्रिया कह लो, दोनों बातें सेम टू सेम है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें बताया गया कि कोई बड़ा अभिकारी पदार्थ, कोई बड़ा अभिकारी पदार्थ या अभिकारक छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। सर जैसे नहीं समझे, थोड़ा सा एक बार और बताओ। जैसे मैंने कहा ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करना शुरू करोगे तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन 2 छोटे पदार्थों में यह टूटा, और टूटने का मतलब वियोजित हो गया, खंडित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें अभिकारक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, लेकिन उत्पाद हमेशा 2 या 2 से ज्यादा प्राप्त होगा। यह बात आपको पता होनी। सर देख लेते हैं परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारी पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का नाम दिया गया है। डन। अब बात आ जाती है वियोजन अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। तो भैया हम आपको बता दें, वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके की होती है। एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है,
या यूं कह दें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव में होती है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के या ताप के प्रभाव में होती है। इसे तापीय वियोजन कहते हैं, इसे विद्युत वियोजन कहते हैं, इसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। आपसे तीनों का एग्जाम्पल पूछता है। देखिए, इसमें केवल आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे ये है सिल्वर क्लोराइड, और जब इसका वियोजन कराया जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो यह बनाता क्या है सर? सिल्वर बनाता है और क्लोरीन बना ले। बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस भी हो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और आपसे पूछेगा। वो क्या पूछेगा सर? ये सिल्वर ब्रोमाइड है, और जब इसको तोड़ा जाता है तो ये बनाता है 2Ag प्लस Br2। यानी सिल्वर और ब्रोमीन दो अलग अलग चीजें बनेंगी एक के टूटने से। सिमिलरली अगर मैं विद्युत वियोजन की बात करता हूं तो यहां सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है कि जल के अपघटन से, जल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है सर? यहां पर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। रिएक्शन को बैलेंस अगेन करना हो आपको तो आप इससे बैलेंस। डन है। और इसके अलावा कोई भी वियोजन दिखे सब क्या होंगे? तापीय। जैसे एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एक तो मैंने बता दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसका वियोजन कराएंगे तो क्या बनेगा सर? यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल आपसे और पूछेगा इसका। लेड नाइट्रेट का दहन करने पर या लेड नाइट्रेट को जलाने पर क्वेश्चन आया है बार बार, कौन कौन सी चीजें बनती हैं? तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। यह इक्वेशन आपसे कई बार पूछी गई है। तो तापीय वियोजन में मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको लिख दिए। अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो बताओ, अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो बताओ। आप कहोगे सर जल का अपघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन हो गया। अगर टेम्परेचर की उपस्थिति में हो रहा है तो बताओ, ताप की उपस्थिति में हो रहा है तो बताओ। तापीय वियोजन इसमें होगा क्या? किसी चीज को गर्म कर दें या जला देंगे तो ये बन जाएगा। समझ गया? लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो बताओ, उसे प्रकाश वियोजन कहेंगे। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन। डन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल बता दिया, जल से ऑक्सीजन की जलना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और उससे जल का बनना। दूसरा मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मिलना और अमोनिया का निर्माण करना। ये दो एग्जाम्पल मैंने वहां बता दी। सर उसके केवल दो ही एग्जाम्पल हैं क्या? आप चाहो तो और लिख सकते हो मेरे राजा, उसमें कमी नहीं है, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल को मिला दीजिए तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और, मतलब बहुत एग्जाम्पल हैं। तुमको लगेगा साहब कितने एग्जाम्पल याद करें, इसलिए मैंने नहीं लिखा। CaCO3 है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। अगली रिएक्शन नाम आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, मैं पावरफुल हूं, दमदार हूं, दबंग हूं, मैं क्या करूंगा? जाऊंगा, इसको एक हाथ मारूंगा, इसको भगा दूंगा। सर ये उचित है क्या? समझने के लिए उचित है, बात को समझना, बात को समझना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि यहां पर कोई तत्व है आयरन, यहां पर है एक दूसरा यौगिक जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो इन दोनों धातुओं में ज्यादा क्रियाशील कौन? सर आयरन ज्यादा क्रियाशील होती है। तो ये क्या करेगी?
इस कॉपर को एक लात मारेगी और कॉपर को बाहर कर देती है। किसके साथ खुद जुड़ जाती है? सर Fe अब इसके साथ जुड़ जाएगा तो बना लेता है क्या? FeSO4। अगर इस प्रकार की कोई अभिक्रिया दिख जाए तो आप हमेशा लगाओगे किसके लिए? विस्थापन अभिक्रिया को। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहां सेट किया है। जैसे ए नाम का कोई चीज है, CD नाम की कोई एक यौगिक है, यह ए क्या करेगा? इस C को लात मारेगा और C को यहां बाहर कर दिया। खुद ये ए इस D के साथ जुड़ गया, यानी ए और D आपस में जुड़ गए। ये अलग चीज बन गई, ये अलग चीज बन गई। और अगर ऐसी कोई अभिक्रिया है तो हम ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। आपके सामने सवाल उठ रहा होगा मन में कि सर अभी तो आपने बता दिया कि आयरन में और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कॉपर है, कैसे पहचानेंगे कि ज्यादा क्रियाशील है? तो उसके लिए मैं बार बार याद कराता हूं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है लिथियम। इसके बाद याद करिएगा के, ना, का, मग, अल, जन, पे, सन, पब। ये इतनी सारी चीजें हैं जो ज्यादा क्रियाशील हैं। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन का नाम। हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के बाद सबसे ऊपर कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au। जो जितना ज्यादा ऊपर है उतना ज्यादा क्रियाशील है। सर जैसे ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा कैल्शियम, इन दोनों में ऊपर कौन है आप बताओ हमें? इन दोनों में ऊपर कौन है आप बताओ? आप कहोगे सर कैल्शियम ऊपर है तो ये ज्यादा क्रियाशील है इससे। लेकिन अगर मैं यही कहूं कैल्शियम और सोडियम में, तो आप कहोगे सर इसमें सोडियम ऊपर दिख रहा है तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा इससे। समझ गए? इसमें अगर आयरन और कॉपर को ध्यान दें, अगर आप आयरन और कॉपर को ध्यान दें, आयरन यहां है, कॉपर यहां है, ऊपर कौन? सर आयरन, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील। सर एक एग्जांपल और दे दो ना। और एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने कहा जिंक प्लस, जिंक ले लो प्लस, यही कॉपर सल्फेट ही ले लो, कॉपर सल्फेट ही ले लो। अब दोनों की पोजीशन देखो, जिंक कहाँ? सर यहाँ। कॉपर कहाँ? सर यहाँ। ऊपर कौन? सर जिंक, यानी ये ज्यादा पावरफुल है। ये क्या करेगा? इस कॉपर को एक लात मारेगा और मार के इसको भगा देगा और खुद इसके साथ जाके चिपक जाएगा, तो ये बना लेगा जिंक का सल्फेट। डन है? चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा यहाँ पर 1 by 1 लिखी हुई है। इसको एग्जैक्ट ऐसे ही आपको अगर 2 नंबर कमाने हैं एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम ठोक देना मेरे राजा। ठीक है? उदाहरण के नाम पे मैंने 2 उदाहरण आपको लिख के दिए हैं, वो दोनों उदाहरण आप चाहे तो यहाँ चिपका दीजिए। ठीक है? अगली चीज आ जाती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा कि अभी तो ये एक था ना विस्थापन में, लेकिन अब 2-2 का है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। माने ई वाला इसके साथ और ई वाला इसके साथ। ध्यान से देखिए, ए चिपक गया सी से, ए चिपक गया डी से, ए चिपक गया डी से, और बी चिपक गया सी से, बी चिपक गया सी से। तो 2 अलग अलग चीजें बन गई। और इसमें 2 बार, अच्छा ये सब अपने आप में आयन होते हैं। क्लास 9th में हमने आपको आयन को सिखाया था। आयन, ये सब आयन है, ये सब आयन है। और इसमें क्या होती है? आयनों की अदला बदली होती है। इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। कितनी बार आयनों की अदला बदली हुई? सर 2 बार हुई। तो जहां आयनों की अदला बदली की बात कह देगा, आयनों की अदला बदली की बात कहेगा, अदला बदली की बात कहेगा, वहां पर आप कौन सी रिएक्शन मारोगे? सर द्विविस्थापन मार देना, डबल डिस्प्लेसमेंट। है? इतनी बात कंफर्म? चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपसे जो बहुत ही सदाबहार पूछा जाता है, उस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, धन्यवाद।
अगर उस एग्जाम्पल की हम बात करें आपसे तो सीधा सीधा आप एग्जाम्पल लिखिएगा इसका। एक एग्जाम्पल जो आपके यहाँ बार बार पूछा जाता है, Na2SO4 प्लस BaCl2, और ये बनाता क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा यानी NaCl बनाएगा, और इसके साथ साथ BaSO4 बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, यह बनाएगा। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, बेरियम और सल्फेट क्लियर है। तो यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, द्विविस्थापन के नाम से जानी जाती है। अच्छा, बेरियम सल्फेट का यहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है, तो जिस अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होगा, सफेद अवक्षेप मिलता है, तो जिस अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी द्विविस्थापन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको और क्या कह सकते हैं सर, अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। सर अवक्षेप नहीं समझे हम, गंदा पानी ले लो, ठीक है, गंदा पानी। अभी आप उसमें देख पा रहे हो कि मिट्टी है, वो नीचे धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाए, तो नीचे जो चीज बैठ के मिल रही है ना उसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि जब दो केमिकल को मिलाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सॉलिड बन जाती हैं, अविलेय हो जाती हैं, तो इसमें अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। यह रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ेंगे आगे की ओर, इसकी परिभाषा यहाँ पर वैसे ही लिखी है जिसमें आयनों की अदला बदली हो है, मैंने आपसे बता दी। अगली चीज आती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण तथा दूसरे किसी तत्व का अपचयन होता हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सर जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाए। सर पहले तो हम ऑक्सीकरण को समझें। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती होगी उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। दूसरी तरफ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े उसको हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े अपचयन कहलाएगी, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण कहलाएगी। और अगर दोनों हो एक साथ, सर जैसे CuO है, यहां हाइड्रोजन है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, यहां कॉपर बनेगा और H2O बन जाएगा। मतलब इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो अपचयन के लिए आपको दो बातें दिमाग में रखनी, अपचयन के लिए दो बातें दिमाग में रखनी, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा और ऑक्सीजन का निकलना होगा। डन। सिमिलरली ऑक्सीकरण के लिए भी आपको दो बातें दिमाग में रखनी है, बिल्कुल उसका उल्टा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा लेकिन हाइड्रोजन का निकलना। और अगर दोनों एक साथ हो, कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है कहीं ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डन। बढ़ेंगे आगे की ओर। अब ऑक्सीकरण के कुछ दैनिक जीवन में उपयोग है, इनको भी आपको दिमाग में रखना है, इनको भी आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है सर, क्या रखना है सर, आपने देखा होगा मार्केट से आप खरीद के ले आते हो ऐसी चैन, कुछ दिन बाद वो ऐसी हो जाती है। सिमिलरली आप लोगों के घर में लोग चांदी का सिक्का खरीदते होंगे,
दीपावली पर अक्सर खरीदा जाता है, वह ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक इन कलर हो जाता है, यानी इसके रंग में परिवर्तन क्यों हो रहा है? ऑक्सीकरण की वजह से हो रहा है। और इस प्रकार जब धातुओं का रंग परिवर्तित हो तो इनका जो गुण होता है वह बदल जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? सर इसकी नमी की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में। आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र का मतलब होता है ऐसी हवा जिसमें पानी हो, नम वाली हवा, है ना, जैसे बरसात और सात के दिन में जो पानी हवा चलती है तो वो आर्द्र हवा है, नमी है, या किसी अम्ल की उपस्थिति में या किसी क्षार की उपस्थिति में जो धातु होती है, धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है और यह परत उस धातु को क्या करती है? खराब करती है। यही चीज संक्षारण के नाम से जानी जाती। ठीक, तो इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। जब कोई धातु वायु में उपस्थित आर्द्रता, ऑक्सीजन या अन्य गैसों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो उस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछ लेगा और ये परिभाषा आपको बता देगा। पक्का? डन करो भाई जी, डन करो, डन करो। ओके, डन। चलो, अब एक चीज और लास्ट आपसे पूछेगा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब, विकृत मतलब होता है बदलना और गंधिता मतलब गंध। ऐसी खाने वाली चीजें जो तली हुई हो, जो भुनी हुई हो, तो उनके स्वाद में आने वाला परिवर्तन या उनकी गंध में आने वाला जो परिवर्तन है उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। और यह भी किसका उदाहरण है? सर ऑक्सीकरण का उदाहरण। इसीलिए जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन नहीं तो वो ऑक्सीजन क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन नहीं तो उसकी धातु संक्षारित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था कंटेंट, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा कंटेंट मैं आपको समझा पाया हूँगा अच्छे तरीके से, बिना किसी देरी के। फिलहाल अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, अभी इतना ही रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।